नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्कूलों के हेडमास्टर को बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करना होगा। इतना ही नहीं, अब विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को भी भोजन करने का आदेश जारी किया गया है। खाने में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने ये पहल की है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को देखने के लिए और जांचने परखने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है और जो भी सरकारी स्कूल होगा जहां पे मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसके गुणवत्ता को चेक करने के लिए अब बच्चों के साथ ही उस स्कूल के हेडमास्टर को और इस स्कूल के सचिवों को भी बैठकर खाना खाना होगा। यानी कि प्रिंसिपल साहब खुद बैठेंगे बच्चों के साथ और खाना खाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस स्कूल में प्रिंसिपल खुद बैठेंगे और स्कूल के जो सदस्य अगर वो बैठेंगे तो गुणवत्ता पे असर नहीं पड़ेगा। ये फैसला शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने एक आदेश जारी किया और इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल में है जहाँ पे मिड डे मील का भोजन बन रहा है और आज इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार है, हम प्रधानाध्यापक हैं मध्य विद्यालय शेखपुरा में। अच्छा, आज सर मेनू के हिसाब से क्या कुछ बन रहा है? आज एक खिचड़ी बन रहा है और उसमें सोयाबीन डाला गया है। अच्छा, और चोखा में आलू है और प्याज के साथ चोखा बना रहा है। तो गुणवत्ता का कैसे ख्याल रखते हैं सर? मेनू के हिसाब से बना हुआ है। प्रत्येक दिन हम लोग सरकार का जो आया है कि वेजिटेबल इतना डालना है, दाल 20 ग्राम डालना है, 30 ग्राम डालना है, सब्जी 50 ग्राम 75 ग्राम डालना है, उस हिसाब से हम लोग चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश निकला है कि भाई अब प्रिंसिपल भी बैठेंगे बच्चों के साथ और खाना खाएंगे, तो ये फैसला करने के पीछे वजह आपको क्या लगती है? देखिए, बिना आदेश का भी हम लोग चखते थे और खाते थे। मैं तो डेली 11:30 बजे थोड़ा सा लेके खाता ही हूँ और इससे गुणवत्ता ठीक ठाक रहेगी। कुछ शिक्षक भी अगर खाएं तो अच्छी बात है। 1-2 शिक्षक ये तो फैसला हो गया, अब तो सर अब तो आदेश से निकल गया, लेकिन अगर इस तरह का फैसला किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिकायत मिल रही होगी तभी इस तरह का फैसला हो रहा था। हाँ, कहीं नहीं खाते होंगे, ठीक तो है, ये तो अच्छा आदेश है और सब बैठ के पंक्ति में खाएंगे तो स्वाद का भी पता चलेगा, क्वालिटी भी जज हो जाएगा। ये जो फैसला सरकार को फैसला सही हो गया, क्योंकि अगर स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी दूसरे अगर अधिकारी बैठ के खाना खाते हैं बच्चों के साथ तो गुणवत्ता से भी कम्प्रोमाइज नहीं होगा और सरकार की जो योजना है कि बच्चों को अच्छा और क्वालिटी वाला भोजन मिले, वो भी भोजन बच्चों को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और मिड डे मील में सुधार की कवायद शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। आइए अब जानते हैं कि मिड डे मील के योजना के बारे में। 15 अगस्त 1995 को केंद्र ने इस योजना की शुरुआत की थी। बताते चले कि प्राइमरी श्रेणी के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता है। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना भी एक मकसद है और बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना भी सरकार का लक्ष्य है। लापरवाही ना हो, इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया और इसमें खिचड़ी, अंडा, फल, दूध और सब्जी दी जाती है। और शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मिड डे मील की जो अब इसका कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे और बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ पोषण भी मिले, इस मकसद के साथ मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों के निवाले पर ग्रहण लगा दिया है। चावल है तो गैस नहीं, गैस है तो राशि नहीं, राशि नहीं तो मध्याह्न भोजन नहीं। कुल मिलाकर यही फलसफा है बिहार के 70% सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का, जो तकरीबन 70% सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ठप है। राशन दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया है, फल दुकानदारों ने फल देने से मना कर दिया है, तो गैस वेंडरों ने गैस देने से भी मना कर दिया। ऐसे में अब स्कूलों के पास है तो सिर्फ चावल की बोरियां, लिहाजा बच्चों ने घर से लंच लाना शुरू कर दिया है। घर से लंच बॉक्स लेकर आए हैं। तुम लोगों को खाना नहीं मिला? यहाँ खाना नहीं मिल रहा है? नो सर। कहाँ से खाना लाती हो? घर से? यस सर। कब से बंद है खाना? यही जब से एग्जाम शुरू हुआ है। खाना यहाँ नहीं बन रहा? खाना यहाँ नहीं बन रहा है? नहीं सर। कितने बजे स्कूल आती हो? 6:30 बजे।
उसी वक्त लंच लाती हो घर से? यस सर। खाना नहीं मिलता है और कुछ दिन बना और उसके बाद फिर बंद हो गया। क्या बोल रहा है टीचर? हाँ? टीचर क्या बोल रहा है? सर बोले कि खाना बंद हो गया अभी। खाना बंद हो गया। हाँ। पूरी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के गर्दनी बाग पहुंची, जहां एक कैंपस में 3-3 स्कूल चल रहे हैं और बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कन्या मध्य विद्यालय, बालक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय डोमखाना तीनों स्कूलों में मिड डे मील ठप है। शिक्षकों की माने तो चावल के अलावे बाकी राशन, सब्जी, मसाला, फल, अंडे से लेकर गैस तक के लिए अलग अलग वेंडरों का अकाउंट सरकार के आदेश पर खुलवाया गया था। वेंडरों को हर सप्ताह अकाउंट में सरकार को भुगतान करना होता है ताकि आगे का राशन और सामग्री वो स्कूलों को दे सके। लेकिन तीनों स्कूलों में 22 दिन बाद भी वेंडर को सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया। आपके यहाँ क्या परेशानी है? मेरे यहाँ खाना बना है, 20-21 दिन खाना बना, लेकिन गैस भी दिया गया, 2 सिलेंडर गैस दिया गया था, लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं हो पाया है 2 सिलेंडर का, इसलिए सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चावल आया है, चावल तो है, लेकिन राशन वगैरह जो है उस सब का पैसा अभी आया नहीं। वेंडर हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन 21 दिन का दिया भी सामान उन्होंने, लेकिन अब रोक दिया है, बोला कि भुगतान होने के बाद कर दिया है वेंडर सब। हाँ, भुगतान होने के बाद ही जो हम लोग दे पाएंगे। मध्याह्न भोजन का एक खास मकसद है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को मजाक बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना की चौथी लहर की संभावना के बीच बिहार सरकार अलर्ट हो गई है। जिस तरीके से दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने 20 पदाधिकारियों की तैनाती की है। और आपको बताते चले कि विभिन्न जिलों में तैनाती की गई है, जो संक्रमण के दायरे पर पैनी नजर रखेंगे। ये अधिकारी हर दिन शाम को जिला मुख्यालय और अपर मुख्य सचिव को कोरोना से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो कोरोना पर बिहार सरकार अलर्ट नजर आ रही है और पटना समेत विभिन्न जिलों में तैनाती कर दी गई है, जो कि कोरोना पर नजर रखेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खराब मौसम और कोरोना से लोगों को सचेत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। आग्रह करेंगे सब लोगों से कि जरा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो जरा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को जरा सा अभी महीना 2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप। और कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। और इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के चौथे लहर की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराई जाए। बिहार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना की टेस्टिंग के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे है, यानी कि बिहार में लगातार लोगों का टेस्टिंग हो रहा है और ये रिकॉर्ड बिहार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि अगर समय रहते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग कराएंगे तो कोरोना से निपटने में हमें आसानी होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ निर्देश दे दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी साफ साफ निर्देश दे दिया और इसी का असर दिख रहा है कि बिहार टेस्टिंग के मामले में राष्ट्रीय औसत से आगे चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हो, ताकि समय रहते अगर कोरोना के चौथी लहर की आशंका होती भी है और बिहार में आता भी है तो समय रहते इस पर काम किया जा सके और इसका बचाव किया जा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बुलेटिन में बात एक्शन में गिरिराज की। गिरिराज सिंह अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते, लेकिन कटिहार में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। गिरिराज सिंह कटिहार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए पहुंचे थे और यहां गिरिराज ने जीविका के डीपीएम पर जमकर वो बरसे और डीपीएम को बर्खास्त करने के निर्देश तक दे दिया उन्होंने। या तो हमको बेइज्जत कराना चाहते थे या आपका मिसमैनेजमेंट। क्यों? जब हम जा रहे थे तो क्या बात हुई वहाँ? अब सीधे मखाना देखने जाएंगे। यही 2 प्रोग्राम था, एक मनरेगा पार्क का था, एक तो डीपीएम को बर्खास्त कीजिए, उसके अगेंस्ट में कर दें।
और गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। गिरिराज सिंह ने जीविका और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया कि वो जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जीविका दीदियों की सालाना आय जो है 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए प्रति माह कीजिए। अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर देते हैं तो बिना बुलाए वो कार्यक्रम में आएंगे। आप पैसा खाते हैं सरकार, आपको ड्यूटी दिया है कि आप इनकी आमदनी 1 लाख कराएं, यानी 10,000 रुपया महीना कराएं। ये बना लेंगे तो मैं बिना प्रोग्राम का आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। और अगली खबर छपरा से। छपरा में शादी से 4 दिन पहले घर से भागी युवती ने प्रेमी के साथ शादी कर ली और प्रेमी युगल अलग अलग धर्म से है। लड़की के घर से भागने के बाद परिवार वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अपनी मर्जी से इस शादी की बात को कबूली। और हालांकि युवती को पुलिस ने बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां युवती ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई और कोर्ट के आदेश के बाद युवती को पति अतुल्लाह के पास भेज दिया गया। मेरा नाम अंजलि सोनी, पापा का नाम संजय शाह, घर साहेबगंज छपरा। हम अपनी मर्जी से भागे हैं, इसमें कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, इसका भी नहीं है, इसकी फैमिली का भी नहीं है। मेरा शादी जबरदस्ती हो रहा था, इस वजह से हम घर से निकल गए। मेरा नाम अतीउल्लाह, पापा का नाम अब्दुल्ला खान। हम इससे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा और इसके बिना रह नहीं सकते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसका शादी हो तो इसके घर पे भी सबको पता था, इसकी मम्मी को, पापा को, सबको पता था, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती शादी करा रहा था। हम लोग आए हैं, हम लोग 18+ हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग शादी करेंगे और शादी करके हम लोग अपने साथ रहेंगे। और गया में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक व्यक्ति को रौंदते हुए घर में टक्कर मारी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और ये घटना आमस थाना क्षेत्र के ड्रामपुर मोड़ के पास है। तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से कार ने एक युवक को रौंदते हुए वो घर में जा घुसा। मंगलवार सुबह सड़क किनारे चल रहे एक व्यक्ति को कार ने रौंदते हुए घर में उसने टक्कर मार दी, जिसके बाद सड़क किनारे चल रहा व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। और बड़ी खबर रोहतास से, जहां सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। घटना तिलौथू इलाके की है और ये घटना डेहरी नौहट्टा मार्ग पर हुआ है। वहीं हादसे के बाद परिजनों के बीच मातम का माहौल है। सभी मृत युवक सासाराम के जयपुर के बताए जा रहे हैं। से तीनों बच्चे लौट रहे थे तिलौथू थाना के महनिया गांव के समीप NH2 पर। ये घटना घटी हुई है अज्ञात वाहन के द्वारा और जिसमें तीनों बच्चे डेथ कर गए स्पॉट पर, जिसमें एक बच्चा जो है हमारे BDC बंसी सेठ जो है उनका बड़ा पुत्र है। तो देखिए रोहतास से ये खबर, जहां शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी एक ही परिवार के ये 3 युवक बताए जा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर गांव के रहने वाले सभी थे। रोहतास से ये खबर आपको बता रहे, सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। परिवार के बीच में मातम का माहौल है और ये पूरी घटना तिलौथू इलाके में हुआ है। आपको बताते चले कि शादी कार्यक्रम से ये सभी युवक लौट रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के लुधियाना में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब के लुधियाना में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। कचरे के ढेर से उठी चिंगारी ने खत्म कर दी 7 लोगों की जिंदगी और सभी मृतक समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब में बिहार के रहने वाले 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ लुधियाना से संवाददाता रोहित गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी?
अंजना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आग जो लगी है, ये झुग्गियां रहती हैं, जो गरीब लोग जो कूड़े करकट के ढेर से अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनकी झुग्गी में आग लगी है। एक ही झुग्गी में ये आग लगी है। एक ही झुग्गी में 7 लोग, एक परिवार के 7 लोग रह रहे थे और 7 के 7 लोग जलकर मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। पर अभी तक जो कारण है वो पुलिस के मुताबिक अभी शॉर्ट सर्किट कहा जा रहा है, पर स्थानीय लोग जो वहाँ के हैं वो उनका कहना है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये आग एक ही झुग्गी में लगी है तो उससे आशंका जताई जा रही है कि ये आग किसी न किसी शख्स ने अपनी निजी रंजिश के चलते ये आग लगाई गई है, जिसके चलते ये 7 लोग जो कि समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। हाल फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ ये जिस जगह पर ये झुग्गी बनी थी उसी के साथ ये कूड़े का ढेर, जो डंप कहते हैं, जिसे लुधियाना का एक पूरा डंप जो जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ पर पिछले 2 दिन से आग झुलस रही थी। वहां पर आग ऑलरेडी पहले से ही लगी हुई थी, पर झुलस रही थी, उसमें रह कर आग निकल रही थी। तो इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो कूड़े के ढेर में आग लगी हुई थी उसकी चिंगारी कहीं हवा से इनके झुग्गी पर आ गिरी। रोहित, जैसा कि आप बता रहे कि कचरे की ढेर से चिंगारी बहुत दिन से, मतलब वो आग वहां से उठ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की लापरवाही रही ना? नहीं, इसमें कह सकते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिख रही है, पर उसी के साथ साथ जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो रह कर वहां पर कूड़े के ढेर पे जब आग लगती थी उसको बुझाने के लिए वहां पर पहुंच जाते थे, पर पूरे तौर पर उस आग पर नियंत्रण नहीं डाला गया था, जिसके चलते ये एक बड़ा हादसा निकल के सामने आया और एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसलिए ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि प्रशासन अगर कूड़े के ढेर में उसको पता था कि आग लगी हुई है तो उसको आग के ऊपर पूरे तौर पे नियंत्रण डालना चाहिए था, पर कूड़े की मात्रा इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पड़ी हुई है कि जिसमें शायद नियंत्रण करना भी एक समय लगता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं काम करने की या इस पे जो विचार है देखने की जरूरत है। पर हाल भी फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, तो इस पहलू से भी पुलिस पूरा जांच कर रही है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ा हादसा जहां पंजाब के लुधियाना में एक ही परिवार के, बिहार के रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई है। निश्चित रूप से काफी दुखद घटना है ये, और जैसे ही ये खबर समस्तीपुर में पहुंची है, समस्तीपुर में लोग सत्ते में है, जो कैसे एक साथ इतने लोगों की एक जान ले जा सकती है। इस मामले को लेकर के हमने प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क किया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लुधियाना संपर्क करके ये पता करने में जुटे हैं कि ये समस्तीपुर के कहाँ के रहने वाले हैं, और जैसे ही जानकारी इकट्ठा होती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पंजाब के लुधियाना में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। अब जो है पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कचरे के ढेर से चिंगारी उठी थी और 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। और पटना में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं गर्मी के कारण रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। गर्मी के कारण उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। और रिक्शा चालकों से बातचीत की हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। पूरे बिहार भर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राज्य के ज्यादातर जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार हो जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग जो है वो लगातार लोगों को यही सलाह दे रहा है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें और जितना कम हो सके उतना बाहर निकलें। मगर ऐसे में भी एक तबका ऐसा है जिसपे इस गर्मी की मार जो है वो ऐसे पड़ी है कि उनको बेरोजगार ही बना डाला है। मैं बात कर रही हूँ रिक्शा ठेला चलाने वालों की। 200-400 रुपया हम लोग कमाते हैं सुबह शाम मिल के, बाल बच्चा खाता है, अपने खाते हैं और आ जाता है। मालिक को कितना देते हैं? मालिक को देते हैं हम लोग 40 रुपया। सवारी मिले चाहे नहीं देना पड़ता है? हाँ, वो चलाइए या ना चलाइए, गाड़ी हमारे जिम्मे है, 40 रुपया रोज देना है। और बहुत हालत खराब हो रहा है गर्मी से। जब तक कमाए धमाए हुआ खाया पिया सूझ गए इधर उधर। सवारी मिलता है वही 5-6 बजे के बाद, शाम में 5-6 बजे के बाद मिलता है। हाँ। एक दिन में कितना सवारी मिल जाता है?
200 250 कमाई खाई। आपका रिक्शा अपना है कि किसी मालिक का है? मालिक का है। गर्मी के कारण क्या सवारी? गर्मी के कारण से हम लोग कमाई धमाई नहीं है, बेरोजगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेहनत करते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते नहीं कमाते तो नहीं खाते हैं। कितने देर तक सवारी नहीं मिलती है? सवारी मिलता है 1-2 घंटा, उसके बाद दोपहर में नहीं मिलता है। बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब रिक्शा सवारी लेके जाते हैं तो लगता है जो कहीं छाँव में जाके बैठ जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दो वक्त की रोटी और पैसे के लिए आदमी को कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है। आसमान से बरसते गोलों ने इनके पेट में ही जैसे आग लगा दी है, और जहां दिन भर में ये तकरीबन 9 घंटे रिक्शे चलाते थे, वहीं अब ये सिमट कर 3 से 4 घंटे हो गए हैं। यात्रियों के नहीं आने की वजह से इनके पेट पर बनाई है रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।